नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल्स। दोस्तों, हम कक्षा 12 में किरण प्रकाश की जो चैप्टर है वो देख रहे हैं और उसमें हमने लास्ट टाइम पर जो वीडियो देखा उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन देखी थी। आज उस पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके सामने बताएंगे, समझाएंगे। दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही होती है तो सघन माध्यम में ही उसका परावर्तन हो जाता है। जब उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो उसका सघन माध्यम में ही परावर्तन हो जाता है, जिसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और उन्हीं घटनाओं पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर हम देखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए वो है मृग मरीचिका। मृग मरीचिका, देखिए मृग का मतलब हो गया हिरण और मरीचिका का मतलब होता है ब्रह्म। देखिए दोस्तों, ये जो मृग है उसमें उसके एक ब्रह्म उत्पन्न हो जाता है और वो ब्रह्म क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से एक ब्रह्म की सिचुएशन क्रिएट होती है। दोस्तों, कैसे कि गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में जैसे कोई पेड़ खड़ा है यहां पर और यहां पर कोई व्यक्ति या जो हिरण है वो मृग खड़ा है। मैं यहां पर मृग के स्थान पर एक व्यक्ति को बना देता हूं कि ये यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है। दोस्तों, अब गर्मियों के दिनों में क्या होता है, धूप गिरने से जो ये है हमारी पृथ्वी, ये क्या है दोस्तों, पृथ्वी है। पृथ्वी, ये इस पृथ्वी की सतह है। दोस्तों, ये पृथ्वी की सतह है और ये यहां पर हमारे पास में कोई पेड़ है। ये वाला व्यक्ति जब इस पेड़ को देखता है तो इसके ठीक नीचे इसका एक प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। दोस्तों, उसके पीछे रीजन क्या है कि यहां पर जो वायु, पृथ्वी की सतह की जो वायु होती है, ये वाली वायु सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों से गर्म हो जाती है और जब वो वायु गर्म होती है तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर फैल जाएंगे। यहां की जो वायु होती है वो हो जाती है विरल वायु और ये हो जाती है सघन वायु। तो यहां पर तो दोस्तों है सघन वायु, ऊपर सघन वायु मौजूद है और यहां पर पृथ्वी के पृष्ठ के नजदीक, पृथ्वी के पृष्ठ पर यहां पर रह जाती है विरल वायु। विरल वायु होने के पीछे रीजन क्या है दोस्तों, एक बार फिर से समझ लेंगे कि जब धूप गिरती है तो धूप के कारण से टेम्परेचर बढ़ता है तो वायु के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की ओर चले जाते हैं, तो ऊपर हो जाती है सघन वायु, नीचे हो जाती है विरल वायु। तो ये तो है विरल माध्यम, ये है सघन माध्यम। तो दोस्तों, यहां से जैसे इस पेड़ से कोई प्रकाश की किरण चलती है तो जो पेड़ से चलने वाली प्रकाश की किरण है वो इस सघन माध्यम में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर मृग या आदमी के आंखों तक पहुंचती है। दोस्तों, इस तरीके से होता है, परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। बट इस व्यक्ति को ये जो प्रकाश की किरण है वो इधर इस तरीके से आती हुई नजर आती है और उसको ये जो पेड़ है वो उल्टा दिखाई देता है। इस तरीके से जो पेड़ है वो दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, ये वाली एक बार समझ लेंगे फिर से कि यहां से कोई प्रकाश की किरण चली तो उसका सघन वायु के अंदर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और हमारी आंखों तक पहुंचती है। लेकिन ये जो प्रकाश की किरण है इस व्यक्ति को इधर पीछे से आती हुई नजर आती है, नीचे से आती हुई नजर आती है। इसका मतलब पेड़ का ये वाला जो हिस्सा है उसका आभासी प्रतिबिंब यहां पर बनता है। ये जो ऐसा पेड़ है वैसा का वैसा ही एक नीचे उल्टा पेड़ दिखाई पड़ता है। तत्पश्चात ये जो पेड़ है उसका उल्टा प्रतिबिंब इस तरीके से यहां पर खड़े मृग या व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, तो यहां पर खड़े मृग को ऐसा लगता है, यदि ऐसा होता है तो दोस्तों यहां पर जब पानी भरा होता है, जैसे यहां पर पानी भरा हुआ है तो हम जानते हैं कि पानी भरा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब इस पानी में भी दिखाई पड़ता है। तो यहां पर खड़े व्यक्ति या मृग को ऐसा महसूस होता है कि इस पेड़ के ठीक पास में यहां पर पानी भरा हुआ
है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पेड़ उल्टा दिखाई देने के पीछे रीजन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, न कि यहां पर कोई तालाब या पानी भरे होने की वजह से ऐसा दिखता है। तो मृग के साथ में अक्सर ये घटना घटित होती है कि रेगिस्तान में जो पेड़ है उसका उल्टा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। मृग को यह आभास होता है कि उस पेड़ के पास में या तो कोई तालाब है या पानी भरा हुआ है। जब वो उसके पास में जाकर देखता है तो वहां पर उसको पानी नजर नहीं आता है दोस्तों। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसकी वजह से ये पेड़ उल्टा दिखाई देता है, न कि पानी भरे हुए होने की वजह से। तो दोस्तों ये थी मृग मरीचिका की घटना, जिसमें रेगिस्तान में दूर खड़ा जो पेड़ है उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। उसके पीछे रीजन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हम गर्मियों के दिनों में जब सड़क पर कोई वाहन से जाते हैं तो हमारे को सड़क के ऊपर भी पानी भरा हुआ दिखाई पड़ता है दोस्तों। उसके पीछे भी रीजन यही होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर हमारे तक प्रकाश की किरणें पहुंचती है और हमें सड़क पर, रोड पर पानी भरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम सड़क उस जो पानी जैसा प्रतीत होता वहां पर जाकर पहुंचते हैं, जाते हैं, तो वहां पर पानी नहीं मिलता है। उसके पीछे यही रीजन होता है। मृग के साथ में भी यही होता, उसको यहां पर पानी जैसा दिखाई पड़ता बट पानी नहीं होता। तो दोस्तों ये थी घटना मृग मरीचिका, और मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वाला जो पार्ट है मृग मरीचिका वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में हम चलते हैं ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित अन्य घटना पर। देखिए दोस्तों जो अन्य घटना है वो क्या है, दूसरी घटना है कि पानी या कांच में, पानी ले लीजिए या कांच ले लीजिए, कांच में वायु के बुलबुले का चमकता हुआ दिखाई देना। वायु के बुलबुले का चमकता हुआ दिखाई देना। कि पानी है या कांच, उसके अंदर यदि वायु का बुलबुला रह जाता है, वायु का बुलबुला होता है, तो दोस्तों वो चमकता हुआ नजर आएगा। उसके पीछे रीजन क्या है वो समझ लेंगे। जैसे ये हमारे पास में कोई पात्र है और इस पात्र में पानी भरा हुआ है, हमने यहां पर पानी वाला एग्जाम्पल ले लिया है, ये कोई वायु का बुलबुला है। अब दोस्तों यहां से कोई प्रकाश की किरण चलती है तो वो इस पानी में, ये यहां पर पानी है और दोस्तों पानी यहां पर सघन माध्यम की भांति काम करेगा, और ये है वायु का बुलबुला। वायु का बुलबुला है, और वायु का जो बुलबुला है वो यहां पर पानी के रेस्पेक्ट विरल माध्यम का काम करता है। तो पानी यहां पर सघन माध्यम, वायु का बुलबुला यहां पर विरल माध्यम, और जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर आपतित होती है तो ये वाली प्रकाश की किरण वायु के बुलबुले में प्रवेश नहीं करेगी। इसका इसी के पृष्ठ से ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तो यहां से हम देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारी आंख लगी हुई है, यहां पर हम मौजूद हैं। तो यहां पर खड़े व्यक्ति को ये जो बुलबुला है वो चमकता हुआ दिखने के पीछे रीजन क्या है दोस्तों, समझ लेंगे कि जो प्रकाश की किरण है वो वायु के बुलबुले के अंतरापृष्ठ से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर आंखों में पहुंचती है। तत्पश्चात जो वायु का बुलबुला है वो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। यदि इसी प्रकार से वायु का बुलबुला यदि कांच में रह जाए तो भी वो चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा दोस्तों। उसके पीछे भी यही रीजन होता है दोस्तों। इसके साथ में हम कुछ एग्जांपल्स और ले, यहां पर पानी में डूबी परखनली का चमकते हुए दिखाई देना,
सेम रीजन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से ही ऐसा होता है। सिमिलर तरीके से हम इसको भी समझ सकते हैं दोस्तों। ये हमारे पास में कोई पात्र है, ये हमारे पास में कोई परखनली है और यहां से कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित होती है और इस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर जा रही है दोस्तों। इसमें पात्र में पानी भरा हुआ है, तो ये कांच यहां पर सघन माध्यम होगा, कांच है वो सघन माध्यम, परखनली के अंदर वायु है और वो है विरल माध्यम। तो यहां से जो प्रकाश की किरण है वो कांच से वायु में मतलब विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती, सीधी यहां से टकराकर यहां चली जाती है और यहां पर खड़े व्यक्ति को ये जो प्रकाश की किरण है वो इससे टकराकर पहुंचेगी, तो ये जो परखनली है वो चमकती हुई दिखाई पड़ती है दोस्तों। तो यहां तक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ठीक वैसा का वैसा ही होता है। यहां पर कांच के पृष्ठ से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर ये वाली प्रकाश किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है, तत्पश्चात जो परखनली है वो चमकती हुई दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से हम दोस्तों समझ सकते हैं कि जो कांच में पड़ी दरार होती है, जो दरार पड़ जाती है तो वो दरार भी यदि आप थोड़ा साइड में से देखते हैं तो वो हमारे को चमकती हुई नजर आती है। जैसे हम यहां पर कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास में कोई कांच है और इस कांच के अंदर ये कोई दरार पड़ गई है दोस्तों। ये इस तरीके से कोई इसके अंदर क्या पड़ गई है, दरार पड़ गई है कांच में। अब यहां से आप देखिए दोस्तों, यहां से यदि आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं, ये वाली कोई प्रकाश की किरण यहां से आकर टकराती है तो ये यहां से ही पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। ये हमारी आंख अब की बार मैंने इधर दिखाई है दोस्तों, इस तरीके से आप समझ लेंगे। इसको बनाने में हमने दरार को ऊर्ध्वाधर बना दिया तो आंख को इधर बनाना पड़ेगा। समझेंगे कैसे परावर्तित हुई है ये तो कांच है, ये क्या है, कांच, और ये जो दरार है इसके बीच में आ गई वायु। कांच की जो दरार पड़ी है इसके बीच में क्या आ गई दोस्तों, वायु आ गई। तो ये जो वायु है वो तो है विरल माध्यम। वायु कैसा माध्यम है, विरल माध्यम, और कांच कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। तो हम जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए जो प्रकाश की किरण है वो यदि क्रांति कोण से अधिक परावर्तित होती है सघन माध्यम में ही, तो ये इसे वायु जो दरार में जो वायु है विरल माध्यम में उसमें नहीं जाएगी, इसी अंतरापृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी और हमारी आंखों तक पहुंचती है। तत्पश्चात ये जो दरार है वो चमकती हुई दिखाई पड़ती है। एक बार इसको फिर से समझ लेंगे कि जो कांच में पड़ी दरार होती है उसमें वायु की एक परत बन जाती है और वो जो वायु की परत होती है वो विरल माध्यम के रूप में काम करती है, जबकि कांच यहां पर सघन माध्यम के रूप में काम कर रहा है। और जब प्रकाश की किरण इस कांच से होती हुई इसके अंतरापृष्ठ से, अंतरापृष्ठ किनका है, वायु और कांच का, वहीं से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंच जाती है दोस्तों। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में यही होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर आपतित होगी तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी, सघन माध्यम में ही उसका परावर्तन हो जाएगा दोस्तों। तो ये थी इसका एक और एग्जाम्पल, वो इसी प्रकार का ही एग्जाम्पल है, तीसरे और चौथे एग्जाम्पल की भांति ही, कि कांच में पड़ी दरार का चमकते हुए दिखाई देना, उसके पीछे भी रीजन क्या है दोस्तों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स और भी देखेंगे दोस्तों। अब यहां पर हम कुछ अन्य एग्जाम्पल्स और लेते हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वह है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, हीरे के चमकते हुए दिखाई देने के पीछे भी रीजन क्या है, ये जो हीरा है वो चमकता हुआ दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से ही हीरा है वो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हीरे का अपवर्तनांक होता है वो काफी ज्यादा होता है। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो काफी ज्यादा होता है और हमने हीरे का जो अपवर्तनांक है वो आप लोगों को बता दिया है कि 12/5 होता है, तो 2.4 उसको हमने कहा था दोस्तों। हीरे के लिए जो क्रांति कोण है वो काफी कम होता है।
हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण है दोस्तों वो हमने बताया था आप लोगों को। हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण है दोस्तों वो होता है 24.41 या 42 डिग्री। तो यदि प्रकाश की किरण हीरे के फलकों पर 24.41 डिग्री से अधिक कोण पर आपतित होती है तो डेफिनेटली उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हीरे को जब निर्माण किया जाता है, हीरे को जब बनाया जाता है तो उसके फलकों को इस तरीके से काटा जाता है कि जो प्रकाश है उसका बार बार उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। जैसे मैंने ये किसी हीरे की डिजाइन को दे दिया, हमने अपने हिसाब से हीरे की डिजाइन को बना दिया, फलकों को काट दिया। बहुत सारे फलक होते हैं, उसमें से हमने कुछ फलक आसानी से समझने के लिए इस तरीके से इसको बना दिया है दोस्तों। अब ये जो फलक होते हैं, इनके जो किनारे होते हैं, यहां से इसको थोड़ा सा घिस देते हैं, यहां से घिस देते हैं, यहां से भी थोड़ा सा घिस देते हैं। इस स्थान से थोड़ा थोड़ा जो फलक हैं उनका जो कॉर्नर होता है उसको थोड़ा सा यहां से घिस दिया जाता है दोस्तों। जब इस तरीके से घिस दिया जाता है तो इन फलकों से प्रकाश की जो किरण है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे यहां से कोई प्रकाश की किरण इसके अंदर प्रवेश कर गई तो इस फलक के ऊपर ये वाली प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर जब आपतित होती है तो ये इससे बाहर नहीं निकलती, क्योंकि यहां पर ये जो हीरा है वो है सघन माध्यम दोस्तों। हीरा कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। और यहां पर है, ये है विरल माध्यम, वायु है तो कौन सा माध्यम है दोस्तों? विरल माध्यम। तो इसका यहां पर सघन माध्यम में ही परावर्तन हो जाता है, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो यहां से टकराने वाली जो प्रकाश की किरण है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर इधर जाएगी। जब वो इधर जाएगी तो इसका फिर से क्या होता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, क्योंकि ये भी जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से जब तक ये अधिक रहता है तब तक ये वाली जो प्रकाश की किरण है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा दोस्तों। इस तरीके से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए दोस्तों, इसका बार बार हीरे के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। और ये इस तरीके से जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस तरीके से परावर्तित होती रहेगी दोस्तों। ये ऐसे चलता जाएगा, बार बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और कई बार जब वो फलकों के इन किनारों के सिद्ध में आ जाती है प्रकाश की किरण तो ये यहां से इस तरीके से बाहर निकलती है। तो यहां से जब ये प्रकाश की किरणें बाहर निकलती है इस तरीके से तो ये हमारे को चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। अंदर प्रकाश की मात्रा बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की वजह से काफी ज्यादा हो जाती है और फलकों से जब इनके किनारों से ये प्रकाश बाहर निकलता है तो ये हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। हीरे के पीछे चमकता हुआ दिखने के पीछे एक तो इसका जो अपवर्तनांक है वो काफी ज्यादा होता है, ये प्रकाश की किरण को काफी ज्यादा मोड़ देता है। साथ में जो क्रांतिक कोण है वो बहुत कम होता है। तो हीरे के अंदर जो प्रकाश की किरणें उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तत्पश्चात जो हीरा है वो हमें चमकता हुआ नजर आता है दोस्तों। मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स और लेता हूं। अगला जो हमारा एग्जांपल है वो है दोस्तों प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशिक तंतु, देखिए दोस्तों जो प्रकाशिक तंतु है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक उपकरण होता है। इसके जरिए प्रकाशिक जो संकेत हैं उनको हम लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हम प्रकाशिक संकेतों को लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। ये संचार में और चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। जो एंडोस्कोपी होता है उसके अंदर शरीर के आंतरिक भागों का भी छाया चित्र ले सकते हैं इसकी सहायता से। ये कैसे काम करता है, इसकी बनावट किस तरीके से होती है वो थोड़ा सा हम आप लोगों को समझाते हैं दोस्तों। जैसे प्रकाशिक तंतु के अंदर क्या होता है दोस्तों, पहले वो समझ लेंगे कि इसके अंदर कांच की बनी हुई रस्सियां होती है, धागे नुमा संरचना बना लेते हैं कांच की। मेरी बात को पहले सुन लीजिए,
कांच की धागेनुमा संरचना बना लेते हैं और उन धागेनुमा संरचनाओं को गूंथ कर एक रस्सी बना लेते हैं। मेरी बात को सुन लीजिए, कांच से धागेनुमा संरचना मतलब कांच के धागे बना लेते हैं और उन धागों की सहायता से हम एक रस्सी बना लेते हैं। अब दोस्तों जो कांच की रस्सी है तो ये आराम से मुड़ सकती है, जिधर हम मोड़ना चाहें उधर मुड़ सकती है। जिस तरीके से रस्सी को टेढ़ा मेढ़ा किया जा सकता है, बांध सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से ही इसको भी हम घुमा सकते हैं। दोस्तों ये जो कांच है वो यहां पर कठोर अवस्था में नहीं है, इसको हम मोड़ सकते हैं। इस तरीके से ये कांच की बनी हुई है दोस्तों। अब इस रस्सी के ऊपर हम एक कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं। ये हमारे पास में एक क्लेडिंग की जाती है, इसके ऊपर अधिपटन बोलते हैं। हम यहां पर बोल रहे हैं कि इसके ऊपर हम पॉलिश कर देते हैं। यहां पर हमने क्या की है दोस्तों, पॉलिश। और जब हम इसके ऊपर पॉलिश करेंगे तो ऐसे पदार्थ की पॉलिश करेंगे कि उसका जो अपवर्तनांक होता है वो कांच के अपवर्तनांक से कम होना चाहिए। इस पॉलिश का जो अपवर्तनांक है वो कम होना चाहिए, किसकी बनिस्पत, कांच के अपवर्तनांक के बनिस्पत। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर एक बार समझ लेंगे कि ये हमारे पास में यहां पर इसके ऊपर हमने क्या कर दी है, पॉलिश, और पॉलिश कर दी है। यह है कम अपवर्तनांक वाली, कम अपवर्तनांक, इसका कम अपवर्तनांक है। तो ये जो पॉलिश है दोस्तों, ये यहां पर विरल माध्यम के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करेगी, विरल माध्यम के रूप में। यहां पर है ये कांच, तो जो कांच होता है वो यहां पर पॉलिश की तुलना में सघन माध्यम के रूप में काम करता है दोस्तों। तो इसको यूज में कैसे लेते हैं, इसका निर्माण कैसा है, किस तरीके से बनी होती है, ये एक बार फिर से सुन लीजिए। कांच को धागेनुमा संरचना में बनाकर फिर उसकी एक रस्सी बना लेते हैं और उसके ऊपर कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है। अब देखिए दोस्तों, इसके किसी एक सिरे से, किसी भी एक सिरे से हम प्रकाश को भेजते हैं। ये यहां पर प्रकाश है या प्रकाशिक संकेत आप कह सकते हैं कि ये प्रकाशिक संकेत हैं। और प्रकाशिक संकेत जब इसमें प्रवेश करते हैं तो यहां से इसका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। देखिए दोस्तों, ये है सघन माध्यम, ये है विरल माध्यम। ये जो पॉलिश है वो विरल माध्यम है, कांच है वो है सघन माध्यम। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऐसा ही होता है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर आपतित होती है तो वो सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है, विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती। तो यहां से इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। और जब इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो ये टकराकर इधर आएगी। अब फिर से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये इधर जाएगी। ये इसका बार बार इस प्रकाशिक तंतु के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और ये इस प्रकाशिक तंतु के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर इस तरीके से चली जाती है। इस तरीके से उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेजी से निकल जाती है। और दोस्तों यही है प्रकाशिक तंतु और इसमें कार्य करने का इसका तरीका। ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति होती है। इसका उपयोग मोस्टली जो ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं संचार व्यवस्थाओं में किया जाता है दोस्तों। जो संकेत हैं प्रकाशिक संकेत वो सबसे अधिक तेजी से भेजे जा सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग संचार व्यवस्थाओं में किया जाता है। एंडोस्कोपी में जो शरीर के आंतरिक अंग हैं उनको देखने में भी इसका उपयोग होता है दोस्तों। हम जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसके कुछ एग्जांपल्स यहां पर देखें। बहुत सारे एग्जांपल्स भी और भी हैं जिनको आप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से समझ सकते हैं दोस्तों। कि सर्दियों के दिनों में जब हम बात करें जैसे समुद्र के किनारे या किसी झील के किनारे जब जहाज चलती है तो ठीक ऊपर की ओर भी हमारे को एक उल्टी जहाज चलती हुई नजर आती है। उसके पीछे भी जो रीजन होता है दोस्तों वो होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हम यहां पर जो इंद्रधनुष बनता है दोस्तों, इंद्रधनुष के बनने का जो मेन रीजन होता है वो होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, बट उसमें भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है दोस्तों, उसकी भी अहम भूमिका होती है।
तो यहां पर आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।